हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन कि व्हाट इज़ एंटीजन। एक्चुअली जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनोलॉजी है वो पूरा का पूरा जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर ही बेस्ड है और जो इम्यून सेल्स हैं इन पर ही बेस्ड है। तो एंटीजन मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मीन्स हमारी बॉडी से बाहर जो भी पार्टिकल है वो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पार्टिकल जब भी हमारी बॉडी के अंदर वो पार्टिकल जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करता है या फिर इम्यून सिस्टम जो है उस पार्टिकल के अगेंस्ट एक्शन लेता है, ठीक है, या हमारा वो इम्यून सिस्टम प्रोवोक होता है ऐसे पार्टिकल जब हमारे अंदर जाता है, तो ऐसे पार्टिकल को क्या कहते हैं, एंटीजन। मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है या इंड्यूस कर देता है उसे कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन हो जैसे कि बैक्टीरिया है, ये भी एक एंटीजन है, वायरसेस है, इन्फेक्शन हो रहे हैं वो भी एक एंटीजन है, जैसे अभी रिसेंटली कोविड चल रहा है तो ये भी एक एंटीजन है, ये हमारी बॉडी के अंदर गया और हमारे इम्यून सिस्टम को इसने एक्टिवेट किया, तो ये भी एक एंटीजन है। तो इस तरह से कई फंगल इन्फेक्शन है वो भी एक एंटीजन का ही काम करते हैं, ठीक है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो भी एक एंटीजन का ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई प्रोटीन पार्टिकल या कार्बोहाइड्रेट या कोई और पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करते हैं तो उसे कहते हैं एंटीजन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक है जैसे वैक्सीन है। तो वैक्सीन भी क्या है, वैक्सीन एक एंटीजन है, ये हमारी बॉडी के अंदर हम इसको वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो एंटीजन substance that can be recognized by the immunoglobulin receptor of B cells or by the T cell receptor when complexed with MHC are called antigen। तो इसका कहने का मतलब है ऐसा कोई पार्टिकल जिससे जो है इम्यून सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स रहते हैं वो जनरली बी सेल्स और टी सेल्स, ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। तो ये सेल्स जब उस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, एंटीजन। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स रहते हैं, सपोज ये बी सेल है, बी सेल पे ये रिसेप्टर्स लगे हैं या इनको कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये रिसेप्टर क्या है, ये अटैच होते हैं एंटीजन के साथ, ठीक है, और फर्दर ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में एंटीबॉडी से एंटीबॉडीज़ बनती है और क्या करते हैं कि एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से ये टी हेल्पर सेल है, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल हैं, ये भी क्या करते हैं, इन पे टी सेल रिसेप्टर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं। सपोज टी हेल्पर सेल ये बाइंड करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये क्या करता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने सेल के ऊपर जो है एंटीजन को लोकेट करता है विद क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, टी सेल रिसेप्टर उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और फर्दर जो भी रिएक्शंस रहता है उस रिएक्शंस के बेस पे जो है टारगेट जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जनरली मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्चुअली जो भी ये सेल्स हैं इम्यून सिस्टम जो सेल्स हैं इसके बारे में हम थॉरोली कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी वैसे ही मैं जनरली थोड़ा नटशेल में बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल है बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये क्या करते हैं, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर गया है, उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। बी सेल्स क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो टी सेल्स क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को वो किल करेगा, उसको जो टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, और उस वायरस इन्फेक्टेड सेल को वो किल कर देंगे। तो इस तरह से एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट होता है एक एंटीजन के अगेंस्ट जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। या फिर अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि इस सब एंटीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ए सब्सटेंस दैट इंड्यूस ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज यूजुअली कॉल्ड एन एंटीजन और इम्यूनोजन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई पार्टिकल या फिर ऐसा कोई फॉरेन मटेरियल
जो क्या है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है या एक्टिवेट करता है, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीजन या फिर इम्यूनोजन। अब जो ये एंटीजन होता है इसकी दो बहुत ही खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इसकी दो बहुत ही खास विशेषताएं होती हैं। वो ये है कि एक तो जो एंटीजन होता है वो इम्यूनोजेनिसिटी उसमें होती है और एक उसमें एंटीजेनिसिटी होती है। तो इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी हम कई बार क्या है कि कंफ्यूज कर देते हैं, हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं दोनों के लिए, हालांकि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट अगर हम समझ लें तो इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स एंटीजन विच इंड्यूस ए ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीजन जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड मतलब बी सेल और जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं बी सेल्स और टी सेल्स, इनको एक्टिवेट करता है। तो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एंटीजन को उसे कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। सपोज ये बी सेल है, ठीक है, ये बी सेल है, इसको एंटीजन मिला, ये एंटीजन है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा किसमें, एक तो बनेगा प्लाज्मा सेल प्लस मेमोरी सेल प्लस एंटीबॉडीज। ठीक है जी। तो जब एंटीजन बॉडी के अंदर जाता है तो सपोज बी सेल है, तो बी सेल को जब एंटीजन मिला, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया, ये बन गया ये प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये एंटीबॉडी सारी इसने बॉडी से अपनी रिलीज कर दी सरफेस से, और एक बन जाता है मेमोरी सेल, ताकि अगर दोबारा से कभी इन फ्यूचर री इन्फेक्शन हो तो इसमें एक मेमोरी रहती है, तो थोड़ा तो क्या करता है ये फटाफट जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, प्लस क्या बनती है एंटीबॉडीज। ठीक है, वैसे ही सपोज टी सेल है, सपोज ये टी सेल है, तो इसको भी एंटीजन मिला, तो ये क्या बन जाएगा, टी हेल्पर सेल प्लस CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्लस मेमोरी सेल। प्लस मेमोरी सेल। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी एंटीजन अंदर गया तो उसने क्या है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स थे बी सेल्स और टी सेल, उनको एक्टिवेट किया, बी सेल को एक्टिवेट किया, बी सेल को जब एंटीजन बाहर से आया तो ये बन गया प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, और साथ में क्या बनी एंटीबॉडीज। ठीक है, वैसे इसने टी सेल को एक्टिवेट किया, प्लस टी सेल को जब एंटीजन मिला तो ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो गया, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बन गए, ठीक है, और मेमोरी सेल्स बन गए। तो ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किलिंग ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में। तो कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम जो है जनरेट हो गया या फिर एक्टिवेट हो गया, तो इसे कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। अब एंटीजेनिसिटी क्या है, एंटीजेनिसिटी है एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द एंटीबॉडीज और सेल सरफेस रिसेप्टर। तो एंटीजेनिसिटी मीन्स
प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, मतलब ये भी एक एंटीजन की खासियत है कि जो एंटीबॉडीज बनी है, सपोज ये एंटीबॉडीज बनी है, इनके साथ कंबाइन करेगा वो एंटीजन। ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनी है, ये एंटीबॉडीज हैं सपोज, ठीक है, तो ये एंटीजन क्या करेगा, कंबाइन करेगा इनके साथ, ये एंटीजन है स्पेसिफिकली। ठीक है, ये एंटीजन है और ये है एंटीबॉडीज। तो कहने का मतलब है जो इस रिएक्शन में जो एंटीबॉडीज बनी हैं, तो जब एंटीजन स्पेसिफिकली इन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या, उसकी एंटीजेनिसिटी। ठीक है, तो अब जनरली क्या है कि एक ऐसा एंटीजन जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वो इम्यूनोजेनिक भी है और एंटीजेनिक भी है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। ठीक है, तो ऐसा एंटीजन, ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है या एंटीजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसके अंदर ये दोनों ही खासियत है कि वो इम्यूनोजेनिक भी है, इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट कर रहा है, और एंटीजेनिक भी है। एंटीजेनिक मीन्स जो एंटीबॉडीज बनी है इनके साथ स्पेसिफिकली वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एंटीजन को हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। अब कुछ एक एंटीजन ऐसे रहते हैं, वो सिर्फ उनके अंदर एंटीजेनिसिटी होती है बट उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती है, तो ऐसे एंटीजन को हम क्या कहते हैं, हैप्टन्स। तो ऐसे एंटीजन को हम क्या कहते हैं, हैप्टन्स। तो हैप्टन्स क्या होते हैं, वो एंटीजेनिसिटी उनके अंदर होगी, मींस वो स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन करेंगे ऐसे एंटीजन, बट वो क्या है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ये जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एंटीजन को हम क्या कहते हैं, हैप्टन्स। इनको भी इम्यूनोजेनिक बनाया जा सकता है अगर इनको जो है किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ इनको अगर अटैच किया जाए इन हैप्टन्स को, तो इनको भी इम्यूनोजेनिक बना सकते हैं। तो हैप्टन्स क्या होते हैं, ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर होती है एंटीजेनिसिटी। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी ये लैक करते हैं, ये इसके अंदर नहीं होगा, दैट मीन्स ये जो है बॉडी के अंदर अगर जाएगा तो ये इस तरह का जो है इम्यून रिस्पॉन्स ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट हाँ ये एंटीजेनिसिटी इसके अंदर होती है, ये जो है स्पेसिफिकली जो है एंटीबॉडीज के साथ ये कंबाइन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, बट ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट नहीं कर सकता है। सो दैट इसको कहते हैं, ऐसे एंटीजन को हम क्या कहते हैं, हैप्टन्स। बात करेंगे नेचर ऑफ एंटीजन, मीन्स एंटीजन का ऐसा मतलब एंटीजन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी, ऐसी क्या नेचर होना चाहिए जो कि हमारे जो है सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर जाके जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ या ऐसी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए एंटीजन के अंदर, सो दैट कि वो जो है बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। तो सबसे पहले है फॉरेननेस मीन्स द एंटीजन विच इज़ फॉरेन टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए एक नॉन सेल्फ हमारी बॉडी का मतलब वो पार्ट नहीं है, बाहर से कहीं आ रहा है जिससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। ऐसे जो भी पार्टिकल है वो जो है या एंटीजन है वो जो है इम्यूनोजेनिक होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि BSA है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, इसे कहते हैं बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ये जो है टेस्टिंग में यूज़ होता है बायोलॉजिकल बायोटेक इंडस्ट्री में। तो अब ये इसका सोर्स है कैटल्स, जैसे काओ, ठीक है, तो कैटल से ये मिलता है BSA। तो अब क्या किया गया कि BSA को
लेके इंजेक्ट किया गया कैटल्स में, काउ में इंजेक्ट किया गया, बट नो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस BSA को लेके काउ में इंजेक्ट किया गया और देखा गया कि कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या किया गया, इसी BSA को लेके रैबिट में इंजेक्ट किया गया तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, गुड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और फिर बर्ड में इंजेक्ट किया गया और उसमें काफ़ी अच्छा, वेरी गुड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो BSA था जो कैटल से लिया गया था, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको कैटल में ही इंजेक्ट किया गया। ठीक है, क्योंकि कैटल से ही लिया गया था तो इस कैटल से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हो गया, तो इसने क्या किया, जब काऊ में इसको इंजेक्ट किया गया तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड था, ये इसके लिए कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन नहीं था। अब अगर इसी BSA को जो है रैबिट में इंजेक्ट किया गया तो इसके लिए ये जो है एक फॉरेन पार्टिकल था, मतलब ये रैबिट से क्लोजली रिलेटेड नहीं था, तो उसमें जो अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर बर्ड में, बर्ड तो बहुत ही मतलब एक तरह से दूर दूर तक बर्ड और BSA का कोई रिलेशन नहीं था, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब है एंटीजन जितना ही दूर मतलब जितना ही फॉरेन होगा किसी इंडिविजुअल के उतना ही इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसमें यह है कि जितना ही एंटीजन का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर उसका जो साइज जिसका ज़्यादा होगा उतना ही वो इम्यूनोजेनिक होगा, वो उतना ही अच्छा बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है 5000 से लेके 10,000 डाल्टन, इतना मॉलिक्यूलर मास तो मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट करना है किसी एंटीजन को बॉडी के अंदर जाने के लिए। अगर इससे कम रिस्पॉन्स रहता है तो अगर इससे जो है कम वेट रहता है, सपोज 2000 या फिर 3000 या 1000 मॉलिक्यूलर मास अगर रहता है तो ये जो है काफ़ी कम इम्यूनोजेनिक होंगे या फिर इम्यूनोजेनिक ही नहीं होंगे, ये बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो काफ़ी अच्छे इम्यूनोजेनिक होते हैं एंटीजन उनका जो है मॉलिक्यूलर मास लगभग 1 लाख के आसपास रहता है डाल्टन मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका वो जो है बॉडी के अंदर जो है एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स करा पाएगा। फिर केमिकल कंपोजिशन, जनरली जो नेचुरल जो एंटीजन है जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एज एंटीजन जाते हैं और इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट करते हैं, ये जनरली बने होते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये जो है अच्छे इम्यूनोजेनिक होते हैं और ये बॉडी में जाके जो है अच्छा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, जो एंटीजन प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। अब कुछ एंटीजन जो है लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो जो एंटीजन प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बने होंगे वो अच्छे एंटीजन होंगे, वो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे बॉडी के अंदर, जब जाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा।
और जो एंटीजन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से बने होंगे इसमें इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा पर कम रहेगा। इनको इम्यूनोजेनिक बनाया जा सकता है अगर इनको कंबाइन किया जाए प्रोटीन के साथ या पॉलीसेकेराइड के साथ। फिर दूसरा ये है कि जो एंटीजन होमोपॉलीमर होंगे, केमिकल कंपोजिशन सपोज अगर होमोपॉलीमर हैं, जो एक ही तरह के अमाइनो एसिड से बने हैं सपोज, ठीक है, या फिर एक ही तरह शुगर से बने हैं, तो वो जो है लेस इम्यूनोजेनिक होंगे, ठीक है। और जो कोपॉलीमर से बने होंगे, ठीक है, जो कोपॉलीमर से बने होंगे मींस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बने होंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर से बने होंगे जिन कंपोजिशन, तो वो उतने ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होंगे। तो कहने का मतलब है जो भी एंटीजन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बने होंगे वो अच्छे इम्यूनोजेनिक होंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर वो जो है एक ही तरह के पॉलीमर से बने हैं, होमोपॉलीमर से एक ही तरह के अमाइनो एसिड से बने हैं या एक ही तरह के शुगर से बने हैं, तो वो लेस इम्यूनोजेनिक होंगे। हाँ, अगर उनका कंपोजिशन जो है कोपॉलीमर है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से अगर वो बने हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर से वो मिलके बने हैं, तो वो एक अच्छे एंटीजन होंगे, वो जो है बॉडी के अंदर जाके अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। और फिर आता है ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब क्या है कि जो एंटीजन है वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो सपोज अगर टी सेल, अगर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि जो फैगोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीजन को एनगल्फ करते हैं, उसका वो जो है डिग्रेडेशन उसकी करते हैं, उसको पेप्टाइड में चेंज करते हैं, उसको फिर वो क्या करते हैं अपने जो है सरफेस पे उसको वो प्रेजेंट करते हैं विद MHC, जिसको जो है क्या करते हैं जो टी सेल है वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन है वो इजीली जो है फैगोसाइट से वो इजीली उसको जो है एनगल्फ कर सके, उसको डिग्रेड कर सके उसके एंजाइम उसको, और वो जो है इजीली प्रेजेंट हो सके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस के ऊपर। तो जो ऐसे एंटीजन होंगे वो जो है अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट करेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हमारे अंदर एंटर करता है, ठीक है, फॉरेननेस होना चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है, जो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है इस एंटीजन के लिए, इस इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए। तो सबसे पहले जीनोटाइप ऑफ रेसिपेंट। अब क्या है कि अगर कोई पॉपुलेशन है, सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर उनको सपोज वैक्सीन का एंटीजन या वैक्सीन डोज दिया गया, सबको सेम डोज दिया गया क्योंकि वैक्सीन एक एंटीजन है, तो जनरली ये होता है कि सबका जो है इम्यून रिस्पॉन्स अलग रहता है। सपोज मेरा रिस्पॉन्स हो सकता है मेरा रिस्पॉन्स अच्छा रहे, किसी दूसरे का रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स हो सकता का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है कम रहे। तो ये सब कुछ ये डिपेंड करता है, जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये डिपेंड करता है कि जीनोटाइप ऑफ द रेसिपेंट, जो रेसिपेंट है, जो जिसके अंदर एंटीजन जा रहा है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है जो ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो रहता है एंटीजन के लिए। तो एक जेनेटिक मेकअप है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग अलग रहता है, तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी अलग अलग रहेगा। दूसरा है डोज एंड रूट। डोज एंड रूट की बात करें कि एंटीजन जो है किस रूट से हमारे अंदर जा रहा है और क्या डोज है। सपोज अगर जैसे वैक्सीन की बात करें, जो वैक्सीन को जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी के अंदर, तो डिफरेंट वैक्सीन के डिफरेंट रूट रहते हैं। कोई इंट्रामस्कुलर रहता है या सबक्यूटेनियस रहता है, इंट्रावीनस रहता है, ठीक है, या इंट्राडर्मल रहता है। तो ये रूट जो है इस तरह से डिसाइड किए गए हैं कि मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है उस रूट से जो है रिस्पॉन्स आए। अब हो सकता है सपोज ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि हम बच्चों को ड्रॉप्स देते हैं। अब अगर उस ओरल पोलियो वैक्सीन को जो है इंजेक्ट किया जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेस्ट रूट है ओरली। अगर हम उसको ओरली दे रहे हैं तो बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, अगर हम उसको इंजेक्ट करके देंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो और डोज पे भी डिपेंड करता है, डोज कितना दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जनरली ह्यूमन बींग्स में हम 0.5 ml डोज है, 0.5 ml,
तो वो क्या है कि एक मिनिमम डोज है जो कि एक मैक्सिमम इम्यून रिस्पॉन्स देता है। अगर उससे कम डोज होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या उससे ज़्यादा डोज हो 0.5 ml से या 1 ml 2 ml, तब भी इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून टॉलरेंस आ सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है एक मिनिमम डोज और एक बेस्ट रूट, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि एक जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, ठीक है। फिर एडजुवेंट है। अब कुछ एंटीजन लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं, वो अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या फिर एंटीजन का क्वांटिटी कम है। सपोज वैक्सीन में जो है एडजुवेंट का यूज़ किया जाता है, तो एडजुवेंट मीन्स ये क्या करता है, ये जो है उस एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर कोई लेस इम्यूनोजेनिक है, अगर उसको एडजुवेंट के साथ ऐड किया जाए, तो सपोज एडजुवेंट एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक एडजुवेंट है। जनरली जो हमारी वैक्सीन है उसमें एडजुवेंट रहता है। तो एडजुवेंट क्या करता है, हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो है काफ़ी इंक्रीज कर देता है, मतलब बूस्टअप करता है हमारे इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स को। तो इसलिए जो है एडजुवेंट का यूज़ किया था, और ये जो है प्रोलॉन्ग कर देता है, काफ़ी टाइम तक जो है एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जो है बॉडी में वैक्सीन के लिए आता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। एडजुवेंट का हम कभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अभी जनरली ऐसे ही नटशेल में मैं बता रहा हूँ कि एडजुवेंट जो है इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। तो एंटीजन आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।